हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शीश बने का वो मौरा सोहे, शीश बने का वो मौरा सोहे, उसकी मौरों का झलक बहुत दिन से बन सड़कों पे। मौरों का झलक बहुत दिन से बन सड़कों पे, घूमे दुल्हन बन के, बने सड़कों पे घूमे दुल्हन बन। रश्मि, रश्मि, सब पापा, पापा, सब पापा, पापा। मैया की जय 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 जयपुरी देवी, जयपुरी देवी, चमत्कार हो गया। ये देखिए, रश्मि बिटिया ने ससुराल में कदम रखते ही नागिन मैया का रूप धारण कर लिया। सोमनाथ बाबू, आपकी बिटिया साक्षात नागिन मैया के रूप में दर्शन दे रही है। सर इस तरफ आइए। सर ये देखिए, इस सांप को सब मेरी बीवी कह रहे हैं। बंद करो ये ढोंग। ठाकुर, सबको बाहर लेके जाओ। चलिए आप लोग बाहर निकलिए। ये घर के मामले में तुझे इंस्पेक्टर साहब को बुलाने की क्या जरूरत थी? देख, अगर नागिन मैया को क्रोध आ गया ना तो श्राप दे देगी तुझे। पापा ये कोई नागिन मैया नहीं है, रश्मि नहीं है ये। अमर, तेरी पत्नी एक इच्छाधारी नागिन है। वो पहले भी अपना रूप बदल चुकी है और ये वही है। चल माफी मांग। बकवास बंद कीजिए। ये इच्छाधारी नागिन वाली फालतू बातों में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है ये सोचिए कि आपकी बहू गई कहाँ। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। एक नई नवेली दुल्हन अपनी सुहाग की सेज से अचानक गायब हो जाती है और उसकी जगह पर एक सांप पाया जाता है। बिहार के समस्तीपुर जिले के इस गांव के लोग तो इस घटना से हैरान होने की बजाय खुश थे और इस अजीबोगरीब घटना को अपना सौभाग्य मान रहे थे। गांव वाले क्यों रश्मि को एक इच्छाधारी नागिन मान रहे थे? कौन सा जुर्म रश्मि के नागिन के रूप के पीछे अपना फन फैला रहा था? ये रहा साहब। सर पापा हमें बचपन से बताया करते थे कि रश्मि इच्छाधारी नागिन है, पर सर हमने कभी देखा नहीं क्योंकि हम 7 साल की उम्र में शहर पढ़ने चले गए थे। हमारी पोती इच्छाधारी नागिन है, मगर ये हमारी पोती नहीं है, क्योंकि हमारी पोती सिर्फ नाग पंचमी को ही नागिन का रूप लेती है। नागिन मैया की दरोगा साहब, रश्मि बिटिया तो साक्षात नागिन मैया का रूप है। आज हम उन्हीं की कृपा से जिंदा है।
मैया की जय। बोलो नागिन मैया की जय। सर, जयपरी देवी पर हमेशा नाग देवता का आशीर्वाद था। वो गांव वालों को खतरनाक से खतरनाक सांप के डसने से बचाती आई हैं। और जब रश्मि पैदा हुई तो उसके माथे पर नाग का निशान था। तो सब लोग जान गए कि ये नाग देवता का आशीर्वाद है जयपरी देवी को। माई सही कह रहे हैं साहब, हमारी बिटिया नाग पंचमी को ही नागिन का रूप धरती है। दरोगा जी, रश्मि तो साक्षात देवी है। हमने तो उसे हर साल नागपंचमी के दिन नागिन मैया के रूप में बदलते देखा है। जी दादी। नागिन मैया की, 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 नागिन मैया की। जब तुम जानते थे कि गांव वाले रश्मि को इच्छाधारी नागिन मानते हैं तो उससे शादी क्यों की? अरे पगला गए हो का? शादी नहीं कर सकता? अरे 4 किताबें क्या पढ़ ली, अपने को बहुत होशियार समझने लगे हो। रश्मि बिटिया जो है ना, नागिन मैया है, नागिन मैया। लक्ष्मी जी खुद घर चल कर आना चाह रही हैं और तुम ठुकरा रहे हो उसे। पापा, ये सब बकवास है, हम नहीं मानते इन सब चीजों में। थप्पड़ लगाएंगे तो लाइन पर आ जाओगे। सर, अकेली औलाद हूं, माँ भी नहीं है जिसके आगे इज्जत कर अपनी बात मनवा लेता। फिर पापा का अच्छा खासा कारोबार है गांव में, उसे छोड़कर हम कहां जाते? इसलिए हमें पापा की बात माननी पड़ी। रश्मि के कमरे में जाने के कितनी देर बाद तुम कमरे में पहुंचे? सर, यही करीब 8-10 मिनट बाद। ठाकुर, इसका मतलब है ये सारा कांड 8-10 मिनट के अंदर ही हुआ है। अब हमें यह पता लगाना है कि रश्मि कहाँ है और साथ साथ ये भी पता लगाना है कि बिस्तर पे सांप किसने रखा था। अरे कहाँ ले जा रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो नागिन मैया को? अरे हमने पैसे दिए उसके लिए। पैसे दिए मतलब? अरे प्रताप बेटा, कल हमने सपने में देखा कि नागिन मैया की शादी आपके बेटे अमर से हो रही। ऐसा हुआ तो हमारे भाग्य खुल जाएंगे। इसके लिए आपको कुछ दान पुण्य करना पड़ेगा। बताइए कितना देना होगा? 15 लाख। सोमनाथ, कहो भाई। सोमनाथ, हो गया सत्यानाश। ठाकुर, पूरे घर की एक बार फिर से अच्छे से तलाशी लो। सर, आइए, ये देखिए सर, ये क्या? टॉर्च देना। पैरों के निशान काफी बड़े हैं। रश्मि का नहीं हो सकता, आदमी का लगता है। लेकिन अगर रश्मि यहाँ से चल के गई होगी तो उसके पैरों के निशान क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो कोई भी है वो बाहर से आया था और ये पैरों के निशान सिर्फ बाहर है, कमरे के अंदर नहीं। इसका मतलब है कि ये आदमी कमरे के अंदर नहीं गया, और अगर गया तो चप्पलें बाहर उतार के गया होगा। या फिर ये भी हो सकता है कि रश्मि अपनी मर्जी से बाहर आई और इसके साथ कहीं चली गई। ये देखो, जाने के पैरों के निशान है। ठाकुर, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और इन पैरों के निशान के सैंपल्स लेने के लिए बोलो।
और सभी घर वालों के भी पैरों के निशान के सैंपल लो। पता करो कि रश्मि को किसी ने किसी अनजान आदमी के साथ कहीं जाते हुए देखा है क्या? ओके सर। सर मुझे तो ये सारा गेम जयपुरी देवी का लगता है। पहले उसने रश्मि को इच्छाधारी नागिन बताकर पूरे गांव को बेवकूफ बनाती रही। फिर जब शादी की उम्र आई तब प्रताप के अंधविश्वास का फायदा उठाकर रश्मि के साथ अमर की शादी करवा दी और दान के नाम पे 15 लाख रुपए ऐट लिए और फिर रश्मि को भी भगा दिया वहां से। इस जयपरी देवी को और समझना होगा। ठाकुर, जयपरी देवी के घर के सर्च वारंट निकलवाओ और कॉल रिकॉर्ड्स में। सर दरोगा जी, हम दोबारा कह रहे हैं आपसे, वो नागिन हमारी पोती रश्मि नहीं हो सकती है। हेलो, ओके ठीक है, जाओ। आपकी पोती तो इच्छाधारी नागिन है। इस बार आपकी इच्छा से नागिन नहीं बनी, इसीलिए आप पहचानने से इनकार कर रही हैं। हम पर आरोप लगाने से पहले एक बार उस सांप को यहाँ ले आओ, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दरोगा जी, ये हमारी पोती रश्मि नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नाग है, नागिन नहीं। हमारी पोती रश्मि के साथ जरूर कोई साजिश हुई है। सर, पूरा घर छान मारा पर रश्मि नहीं मिली। सर मैंने ही आपको फोन किया था। दरोगा जी, ये जरूर रश्मि के ससुर प्रताप की करतूत है। उसने 15 लाख हमको दे के करोड़ों का फायदा उठाने के लिए रश्मि का सौदा कहीं और कर दिया होगा। लालच तो आपको भी था जयपरी देवी। आपने प्रताप से पैसे ऐंठे। रश्मि को आप भी भगा सकती हैं और पैसे के लालच में। जो भी है सच सच बता दीजिए, वरना हमारे पास तरीके और भी हैं सच उगलवाने के। पूरा बदन नीला पड़ गया है, मुंह पर झाग के दाग भी है, मतलब इसकी मौत जहर से हुई। शुक्ला, तलाशी लो। सर, हम हमारी बेटी रश्मि को न तो कहीं छुपाए न तो गायब किए। वो हमारी इकलौती औलाद है। हम भला उसके साथ ऐसा क्यों करेंगे? कृपा करके हमारी बेटी को ढूंढ लीजिए दरोगा जी। हमारी बेटी को ढूंढ। सर, झाड़ियों में पोटली मिली है और ये चूड़ियां। सर, ये कुछ कैश मिला है और ये आधार कार्ड है सर। गणेश कुमार। अगर रश्मि को आपने नहीं भगाया तो हो सकता है कि आपके जंजाल से छूटने के चक्कर में वो खुद ही कहीं चली गई हो। दरोगा जी, रश्मि साक्षात इच्छाधारी नागिन है। उसने अपनी मर्जी से अमर से शादी की है और प्रताप ने अपनी मर्जी से 15 लाख रुपए दिए। दरोगा जी, हमारा विश्वास करिए, रश्मि के गायब होने में हमारा कोई हाथ नहीं है। ये एड्रेस तो इसी गांव का है। पता करो ये कौन है और इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर, पुलिस अब तक रश्मि के गायब होने को अंधविश्वास की आड़ में एक ठगी का मामला मान रही थी, लेकिन कुछ घंटों बाद जब गांव के बाहर पुलिस को एक लाश मिली तो इस कहानी में एक नया मोड़ आ गया। नए सवाल उठ खड़े हुए। गणेश कुमार और गन्नू की हत्या से रश्मि का क्या संबंध है? क्या रश्मि की भी हत्या हो चुकी है? और अगर उसकी हत्या हो चुकी है तो फिर उसकी लाश कहाँ है? और अगर वो जिंदा है तो वो इस वक्त कहाँ है? साहब, ये तो रेशमी की पोटली है जो वो शादी के समय साथ लेके गई थी। ये बताइए कि ये कौन है?
इस आधार कार्ड पर आपके घर का एड्रेस। ये तो हमारा नौकर गन्नू है। गन्नू 10 साल का था तब से पाल पोस कर बड़ा किया, हमारे घर में ही रहता है। हमें इसकी डेड बॉडी मिली है। क्यों मारा इसे? जिस अनाथ लड़के को हमने पाल पोस कर बड़ा किया उसे हम क्यों मारेंगे भला? तो फिर किसने मारा होगा इसे? पता नहीं साहब, फिर किसने मारा होगा। ये गन्नू और रश्मि के बीच कुछ प्यार व्यार का चक्कर चल रहा था क्या? ये कैसी बात कर रहे हो? रश्मि हमारी साक्षात नागिन है, सारे गांव वाले उसे नागिन मैया मानते हैं। वो भला प्यार वार के चक्कर में क्यों पड़ेगी? तो वो दोनों एक साथ कैसे थे? जहाँ हमें गन्नू की डेड बॉडी मिली थी वहीं से रश्मि की पोटली भी मिली। सर, झाड़ियों में पोटली मिली है और ये चूड़ियां। पता नहीं साहब। पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? जब तक नागिन मैया घर वापस नहीं आ जाती तुम इस कमरे में कदम नहीं रख सकते। लेकिन पापा, आपको कैसे पता कि वो वापस आएगी? सर, हमने जयपुरी के कॉल रिकॉर्ड चेक कर लिया है, कुछ भी खास हाथ नहीं लगा। एक और बात सर, प्रताप के घर से जो नाग मिला है वो जहरीला नहीं है। मतलब अब हमारे शक के दायरे में प्रताप भी। इस प्रताप के भी कॉल रिकॉर्ड से करवाओ और इसके पीछे खबरी लगा दो। ओके सर। और जिन चप्पलों के निशान हमें प्रताप के घर से मिले थे वो गन्नू के चप्पलों से मैच करते हैं। और कमरे में भी रश्मि के साथ कोई जबरदस्ती के निशान नहीं मिले। इसका मतलब है कि रश्मि अपनी मर्जी से गन्नू के साथ भाग रही थी और रास्ते में किसी ने गन्नू को मार दिया। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि रश्मि ने ही गन्नू को मारा हो। कुछ तो है गन्नू और रश्मि का राज। गांव वालों से दोनों के बारे में पूछताछ करो। ओके सर। रश्मि और गन्नू के राज को खंगालने के लिए पुलिस ने गांव वालों से पूछताछ की, लेकिन कोई खास इंफॉर्मेशन हासिल नहीं हुई। इसलिए पुलिस ने घर वालों से जोर जबरदस्ती करके सच्चाई निकलवाने का फैसला किया। देखिए जयपरी देवी, गन्नू और रश्मि के राज का सच बता दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि जबरदस्ती हमें उगलवाना पड़े। बोलिए। बताती हूँ दरोगा जी। शादी के कुछ दिन पहले हमारा नौकर गन्नू और हमारी पोती रश्मि भागने की कोशिश कर रहे थे। इस रात माई को पहली बार पता चला रश्मि और गन्नू एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सोमनाथ, बाल इसको। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती को भगाने की? दादी, गन्नू की कोई गलती नहीं है दादी, हमने कहा था दादी। जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती ये यही रहेगा। दादी, हम गन्नू से प्यार करते हैं दादी, हम इससे शादी करना चाहते हैं और इस घर में नहीं रहना चाहते दादी। दादी, इसे छोड़ दो दादी। आप ही बताइए दरोगा जी, हम अपनी देवी की शादी एक नौकर से कैसे कर देते जिसके माँ बाप को और जात पात का अता पता नहीं था? हमने रश्मि को समझाया था, तू देवी है रश्मि, सारा गांव तुझे पूछता है। तू गन्नू से शादी करेगी तो क्या इज्जत रहेगी हमारी और तेरे पिताजी की। अगर तू शादी करना चाहती है हम करवाएंगे तेरी शादी ऐसी जगह जिसके तू लायक है। और शायद वो इतनी आसानी से नहीं मानी, इसलिए पैसे के लालच में आपने जबरदस्ती उसकी शादी पक्की कर दी। लेकिन आपको डर था कि कहीं वो भाग ना जाए, इसलिए विदाई के बाद उस पर नजर रखी और मौका पाकर उसे पकड़ लिया। गन्नू को सांप से कटवा के मरवा दिया और रश्मि को कहीं छुपा दिया। नहीं नहीं साहब, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने तो रश्मि को समझाया था और वो शादी के लिए मान भी गई थी, लेकिन अभी कहाँ है हमें नहीं पता। दोहरा व्यक्तित्व दोहरी जिंदगी अपराध के लिए एक उपजाऊ जमीन की तरह से। रश्मि को गायब हुए कुछ समय बीत गया था, लेकिन जयपरी देवी की बातों से ऐसा लग रहा था कि वो अब भी झूठ बोल रही है। वो अब भी रश्मि के इच्छाधारी नागिन रूप का आडंबर बनाए हुए थी। लेकिन क्यों? कहते हैं जब 100 झूठ भी एक झूठ को छुपाने के लिए कम पड़ जाते हैं तो अपराध की अगली पहल होती है कत्ल। कहीं यहां भी ऐसा कुछ तो नहीं?
गन्नू के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उसकी मौत रात के तकरीबन 9:15 से 10:15 बजे के बीच हुई थी, वो भी सांप के काटने से। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सांप ने उसे पीठ पे काटा था, पैर पे नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों भाग रहे थे, गन्नू गिर गया और आसपास से कोई सांप आके उसे काट लिया। ये सब इतना भी आसान नहीं है ठाकुर, क्योंकि ये केस सांप के इर्द गिर्द घूम रहा है। रश्मि का गायब होना और फिर ये गन्नू की मौत भी सांप के काटने से हुई है। ये भी हो सकता है कि किसी ने मारने के इरादे से गन्नू के ऊपर सांप को फेंका और रश्मि को लेकर भाग गया। एरिया में जितने भी सपेरे हैं सबसे पूछताछ करो, पता करो कि पिछले कुछ दिनों में किसी ने उनसे कोई सांप लिया है क्या। ओके सर। पापा, ये इतना पैसा और जल्दी लेकर आप कहाँ जा रहे हैं? अपनी कुंडली ठीक करवाने। मतलब कहा हम रश्मि से तेरी शादी करवाकर काल सर्प पर योग्य लाना चाहते थे, और कहा तूने काल सर्प पर दोष दे दिया। अब निवारण तो करना होगा ना। तो जैसे नालायक बेटे से तो उम्मीद लगाना बेकार है। तूने पुलिस बुलाकर हमारी जिंदगी को स्वाहा कर दिया, स्वाहा। सर, इलाके के सभी सपेरों से पूछताछ करके पता चला है कि एक कोबरा सिर्फ बंसी के पास ही है, जिसने प्रताप के घर से सांप पकड़ा था। लेकिन हैरानी वाली बात यह है सर, बंसी भी गायब है। मतलब रश्मि के गायब होने और गन्नू के मर्डर के प्लान में इन लोगों ने बंसी सपेरे से ही सांप को लिया होगा। ठाकुर, जो पोटली हमें गन्नू की लाश के पास से मिली थी, हो सकता है कि रश्मि उसी में सांप को लेकर गई और मौका देखते ही सुहाग की सेज पर सांप को छोड़कर वहां से चली गई, ताकि लोगों को लगे कि उसने नागिन अवतार ले लिया। सर, यह भी तो हो सकता है कि बंसी को उनके प्लान के बारे में पता हो और उसने रश्मि के इच्छाधारी रूप के लालच में उस रात दोनों को बीच में ही दबोच लिया हो और फिर जहरीले सांप से गन्नू को मरवा दिया हो। रश्मि की पोटली की भी जांच करवाओ, पता तो चले कि उसमें सांप था भी या नहीं, और ये भी पता करो कि ये बंसी कहाँ है। सब नागिन मैया की अनुपस्थिति में तुम्हारी कैसे कट रही है जयपरी देवी? तुमसे मतलब? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे जलकर बदला लेने के लिए हमारी पोती को अगवा कर लिया हो? अगर ऐसा है दीनबंधु तो संभल जाओ। एक बार हमने दरोगा जी को तुम्हारा नाम दे दिया तो तुम्हारी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। ये जो तुम तड़प रही हो ना जयपरी देवी, ये देखकर हमें बड़ी तृप्ति मिलती है। अब तुम्हारी पोती रश्मि तो है नहीं, तो तुम्हारे सारे भक्त अपने कष्ट निवारण के लिए हमारे पास ही तो आएंगे। एक बार हमारी रश्मि को आ जाने दो, फिर हमारी ताकत बढ़ जाएगी। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं जयपरी देवी। बोला था ना कॉल नहीं करने के लिए। हम घर पर हैं, बात नहीं कर सकते अभी। साहब, जयपरी देवी और दीनबंधु की खबर है। ठीक है, एक काम कर, उस पर नजर बना रख। ये दीनबंधु इस केस में एक नया पहलू हो सकता है। ओके सर, बंसी तो नहीं है, मगर ये बंसी की बीवी है। क्या हुआ साहब? बंसी कहाँ है? 2 दिन से कोई अता पता नहीं है। उसने तुम्हें नाग नागिन को बेचने के बारे में या किसी को देने के बारे में कुछ कहा था? 2 दिन पहले बहुत खुश थे। 2 सांप बेचकर 7,000 रुपया कमाया था। वो सांप जहरीले थे? एक का दांत टूटा हुआ था, उसी से बंसी मेले में खेल दिखाता था, और दूसरा सांप जहरीला था साहब। ठीक है, जाओ। ये दीनबंधु और बंसी का कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ। जी सर। पापा पापा, हमारे साथ कोई भी नहीं खेलता है। कोनो बात नहीं बेटा,
हम है ना। अरे रश्मि, वो लोग तो इंसान हैं, वो तुम्हारे साथ खेलने के लायक भी नहीं है। तुम ना नागिन मैया हो, तुम अनमोल हो, तुम्हारा उन लोग से क्या मुकाबला। क्यों रे सोमनाथ, सही कह रहे हैं ना? हाँ भाई। माई, तुम्हारे चक्कर में पड़ के हम अपना बेटे का जिंदगी बर्बाद कर दी है। जिंदगी भर तुम्हारे इच्छाधारी नागिन के ढोंग में हमारी बेटी अकेलेपन का शिकार हो गई। जवानी में अपनी मर्जी से कुछ करने को सोची तो भी तुम फुसला दी। चुप रहे, बहुत सुनी तेरी बकबक। क्या था हमारे यहाँ? न जमीन न जायदाद, घानी भर रुपया देकर तेरा स्कूल में क्लर्क की नौकरी दिलवाई थी। अरे रश्मि को इच्छाधारी नागिन ना बनवाते तो क्या करते? ठन ठन गोपाल थे हम सब। क्या मिलता उसको और हम लोगों को साधारण जिंदगी जीकर। चल। दुनिया के लिए रश्मि नागिन मैया थी, सबके दुखों का निवारण करने वाली, सबको खुशियां देने वाली। लेकिन उसकी अपनी जिंदगी एक कठपुतली की तरह थी, जिसकी डोर जयपरी के हाथों में थी। आजादी और खुशियां रश्मि से कोसों दूर थी। बचपन क्या होता है, दोस्त क्या होते हैं, गुड्डे गुड़ियों का खेल क्या होता है, ये रश्मि कभी जान ही नहीं पाई। और शायद गन्नू के साथ उसका प्रेम भी उसके भक्तों को पसंद नहीं आया, जिसकी सजा गन्नू को मौत के रूप में मिली। अब पता नहीं रश्मि के लिए कौन सी सजा तय की गई थी। सर, रश्मि की पोटली के टेस्ट रिपोर्ट से कंफर्म हो गया, उसमें साफ था। और बंसी के कॉल रिकॉर्ड से कुछ मिला? सर, 25 तारीख को रात के तकरीबन 9:15 से 10:15 बजे के बीच बंसी के मोबाइल के कॉल लोकेशन उसी एरिया पर ट्रेस की गई है जहां हमें गन्नू की लाश मिली थी। और करीब 9:30 बजे उसने संजय को फोन किया। संजय दीनबंधु का इकलौता बेटा। हमारे खबीर ने गांव में पता किया तो पता चला कि इस दीनबंधु और जयपुरी के बीच काफी सालों की पुरानी रंजिश है। तो फिर हो सकता है कि दीनबंधु को पता हो कि रश्मि सपेरे के कब्जे में और जयपरी से बदला लेने के लिए ही उसने रश्मि को अगवा किया हो। सर, हमने दीनबंधु के कॉल रिकॉर्ड चेक करवाया, उसने कभी बंसी के साथ फोन पे बातचीत नहीं की। और जब गन्नू की मौत हुई तब वो प्रताप के घर पे नागिन की पूजा कर रहा था। मुझे याद है उस दिन संजय वहीं पे था। बस जानना यह है कि बंसी ने संजय को कॉल क्यों किया। अरे सर, पता नहीं कितने लोग हमें फोन करते हैं मोबाइल खरीदने के लिए, रिचार्ज करवाने के लिए। अब सबका याद तो नहीं रख सकता ना सर। सबका नहीं, सिर्फ बंसी सपेरा के बारे में बता। 25 तारीख को क्यों फोन किया था तुझे? जवाब जितनी जल्दी देगा ना, हम तुझे उतना ही कम धोएंगे। चल बात। सर, उसका फोन आया था मुझे 25 तारीख को। उसका फोन गड़बड़ हो गया था तो बोल रहा था कि ठीक कराने कब आऊं, लेकिन सर उसके बाद आया ही नहीं वो। गन्नू के मर्डर के बारे में और रश्मि के गायब होने के बारे में क्या जानता है तू? साहब, जब रश्मि नागिन बनी थी तो मैं और बाबूजी उसके दर्शन के लिए उसके ससुराल गए थे। सर, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पता सर। सर, मैं एक लाचार आदमी हूं, मैं किसी का क्या बिगाड़ सकता हूं। मेरे हिसाब से इस बंसी सपेरे ने ही गन्नू का मर्डर किया और रश्मि को किडनैप किया है। सब बंसी ने कोबरा सप्लाई किया है। शायद बंसी को गन्नू और रश्मि के प्लान के बारे में पहले से ही पता था, जिसका फायदा उसने उठाया। तो ऐसे भी हो सकता है कि बंसी ने रश्मि को पैसों की लालच में अपने पास कैद करके रखा हो, ताकि लोगों के अंधविश्वास का फायदा उठाकर ये और पैसे बना सके। प्रताप, हो सकता है प्रताप ने पैसे के लालच में 15 लाख रुपए में जयपरी से रश्मि का सौदा किया। अब ज्यादा पैसे में रश्मि को बेचने की सोच रहा हूं। सर, हमने गांव में पता किया है, दीनबंधु और जयपरी के बीच सालों से गांव में पावर गेम चल रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि रश्मि को रास्ते से हटा के दीनबंधु गांव वालों को फिर से जयपरी की तरफ से अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। इस सब में एक शख्स पे तो हमारा ध्यान गया ही नहीं, अमर। हो सकता है कि अमर को गन्नू और रश्मि के अफेयर के बारे में पता चल गया और अमर ने ही सबसे पहले रश्मि के गायब होने के बारे में हमें बताया, ताकि हमारा ध्यान इस पर से हट जाए। इस अमर के कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ और एक खबरी को इसके पीछे लगा दो। ओके सर। हेलो,
संभालिए। साहब सुबह घर आए थे, वो बोला कि हमको लॉटरी लगी है, हम लॉटरी का पैसा लेकर आते हैं, सामान बांध कर रख लो। सर आसपास अच्छे से चेक किया, ना तो कोई मर्डर वेपन मिला, ना ही कोई एविडेंस। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। सर लॉटरी मतलब बंसी शायद किडनैपर या रश्मि को बेच के जो पैसे मिलने वाले थे उनके बारे में बात कर रहा हूं। पॉसिबल है सर। हो ना हो इस केस में बंसी भी इन्वॉल्व था, इसी वजह से उसका खून भी हुआ। लेकिन सर ये कर कौन सकता है? वही जिसने बंसी को इस काम की कीमत दी और जिसे गन्नू और रश्मि के भागने के प्लान के बारे में पता था। कौन है ये? सर ये जूली है, हमारी गर्लफ्रेंड। तेरी बीवी वहां लापता है और तू यहाँ दूसरी औरत के साथ। चल सर चल। सर यह केस विचित्र नहीं पेचीदा बन गया था। रश्मि के दैविक जीवन में कुंडली मारकर लालची, मौका परस्त और धोखेबाज लोग भरे हुए थे, लेकिन इनमें से किसके लालच का शिकार हो गए थे गन्नू और रश्मि? गन्नू के कत्ल की परिस्थितियां और रश्मि का सुहाग की सेज से गायब हो जाना एक बात की ओर इशारा कर रहा था कि खून किसी करीबी ने किया था। पर सवाल यह था कि वो करीबी अपना कौन सा स्वार्थ सिद्ध करना चाहता था। सर 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 देखिए, हमने कुछ नहीं किया है। हमने ना ही तो रश्मि को किडनैप किया है और ना ही गन्नू को मारा है। लेकिन जिसने रश्मि और गन्नू को भगाया था, हम उसे जानते हैं। बता दो साहब, हमने ही रश्मि और गन्नू को भगाने का प्लान बनाया था और बंसी से सांप लेके रश्मि को सुहाग की सेज पर रखकर गायब होने को कहा। हम अपनी बच्ची की खुशी चाहते थे साहब, लेकिन माही ऐसा नहीं चाहती थी। माही ने उसकी शादी अमर से तय कर दी। शादी से कुछ दिन पहले अमर हमसे मिला था। हमने सोमनाथ जी को बताया कि हम जूली से प्यार करते हैं और उसी से शादी करना चाहते हैं, लेकिन पापा इस शादी को मंजूरी नहीं देते क्योंकि जूली दूसरे धर्म की है। ये बात सुनकर सोमनाथ जी बहुत खुश हुए और बोले, देख अमर, न तुम्हारे पापा और ना ही हमारी माई तुम्हारे और रश्मि की दिल की बात को समझेंगे, इसलिए तुम अभी शादी कर लो। और जैसे ही रश्मि विदा होकर तुम्हारे घर पहुंचेगी, वो सांप छोड़कर गन्नू के साथ भाग जाएगी और सबको लगेगा रश्मि इच्छाधारी नागिन है। उसने नागिन का रूप लिया है और इसके चलते हमारी माई अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में चुप रहेगी और तुम्हारे पापा नागिन को देखकर इस बात से गदगद रहेंगे कि अब उनके घर खूब लक्ष्मी आएगी। फिर तुम मौका देकर प्रताप जी से जूली के साथ शादी की बात करना। तुम जब इस पूरे प्लान के भागीदार थे तो पुलिस में रिपोर्ट क्यों लिखवाई? उस रात सांप को देखकर हमें अचानक ख्याल आया कि कहीं पापा अपने अंधविश्वास में हमारी दूसरी शादी होने ही ना दे। हम बहुत डर गए थे साहब, इसलिए हमने चिल्ला दिया कि सांप है और पुलिस में जाकर कंप्लेंट करवा दी, ये सोचकर कि अगर आप आएंगे तो पापा को विश्वास हो जाएगा कि उनके साथ 420 हुई है। लेकिन सब खेल उल्टा पड़ गया। पच्चीसवीं सालगिरह मुबारक हो बेटे। आज के इस दिन का हमें सालों से इंतजार था। आज तेरा उद्धार होगा। और प्रताप बाबू, आज से हमारा एक नया रिश्ता शुरू होगा और जयपरी देवी का हमेशा हमेशा के लिए विध्वंस हो जाएगा। ये केस दिन ब दिन उलझता जा रहा है। कोई ना कोई ऐसा पहलू है जो हमारी आंखों के सामने तो है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा। एक्सक्यूज मी। हेलो, क्या?
बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और पूरे घर की तलाशी लो। यस सर। साहब ये पैसे बली के पैसे नहीं है साहब, ये तो हम और दीनबंधु जी मिलकर रश्मि के नाम का मंदिर बना रहे थे, उसी के लिए थे, ताकि जो पैसे हमने रश्मि के जाने पर गंवाए थे उन्हें वसूल कर सकूं। बाबूजी आज नाग नागिन की शादी कराकर इस नागिन की बलि चढ़ाना चाहते थे। उनका विश्वास था कि हमारी 25वीं सालगिरह पर नई सुहागन नागिन के खून से नहलाने पर हमारा पैर ठीक हो जाता है। और बलि तुम्हारे बाबूजी की ही चढ़ गई। किसने मारा उन्हें? चुप क्यों? बोलो, किसने मारा तुम्हारे बाबूजी को? तुमने? बोलो। सर, ऊपर वाले कमरे से ही सब मिला, रश्मि का ही लगता है। ये सब छुपा रहा था? मतलब ये सारा कांड तेरा किया धरा है? बोल, रश्मि यहाँ कैसे आई? और अब रश्मि कहाँ है? या उसकी भी बलि चढ़ा दी अपने बाबूजी की तरह? बोल। नहीं सर, रश्मि को हम शादी की रात लाए थे, लेकिन वो जिंदा है सर, और उसी ने ही हमारे बाबूजी का खून किया है सर। तुम यहाँ कैसे? कहाँ चले गए थे तुम? कहाँ चले गए थे? दीनबंधु जी, दीनबंधु जी। रश्मि भाग के अपने घर ही गई होगी, जाके चेक करो। सर, अब सच बोलेगा? 25 तारीख को हमने गन्नू को पीसीओ पर किसी के साथ बात करते हुए सुना कि वो अपने बीवी के साथ दिल्ली आ रहा है। तो ये सुनकर हमारे कान खड़े हो गए। सर, गन्नू बहुत घबराया हुआ था, तो इसी बात का फ़ायदा हमने उठाया और उसे बहला फुसलाकर सारी बात कहलवाई। तो उसने बताया कि वो रश्मि को लेकर भाग रहा है, क्योंकि वो रश्मि से प्यार करता है। लेकिन जयपरी देवी रश्मि की शादी अमर से करवा रही थी। गन्नू ने यह भी बताया कि सोमनाथ चाचा ने उसे 10,000 रुपये दिए हैं, और उसने बंसी सपेरे से एक नाग भी लिया, जो रश्मि अपनी जगह ससुराल में छोड़कर भागेगी। सर, रश्मि अगर हमारी ना हो सकी तो कम से कम उस नौकर गन्नू की तो नहीं होने देता, लेकिन इससे अच्छा मौका हमें कहाँ मिलता। हमने सोच लिया था कि गन्नू को मरवा के रश्मि को अपने कब्जे में कर लेंगे। तो देखते हैं कि रश्मि हमें कैसे मना करती है। इसलिए हमने बंसी सपेरे को पैसे का लालच दिया और उसे एक जहरीला सांप लेकर वहाँ भेजा, ताकि वो गन्नू को सांप से कटवा कर मार दे और रश्मि को बेहोश करके हमारे पास ले आए। इसलिए उस रात बंसी ने हमें फ़ोन किया था, ये बताने के लिए कि काम हो गया है। बंसी को क्यों मारा? वो पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा, हम बता दे रहे हैं आपको। तू क्या कर लेगा अगर मैं पैसा नहीं दूंगा? बता। वो हमें पैसे के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। तेरे एक बदले की आड़ में एक के बाद एक जुर्म के सिलसिले शुरू हो गए। दादी, रश्मि, रश्मि तू आ गई। बेटा भगवान का शुक्र है, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तेरे बिना क्या होगा। अब तू आ गई है, फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। और वो जो दीनबंधु है ना, बड़ा घमंड करता था, उसे दिखाऊंगी मैं। हटो दादी, आप कितनी लालची औरत हो। मैं इतने दिन से कहा थी, कैसी थी, किस हालात में थी।
ये सब पूछने की बजाय आपको सिर्फ अपने पैसे कमाने की बड़ी है। आपको मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही है? लोगों को आपका ढकोसला बताने और पुलिस को सब कुछ सच सच बताने। बस दादी, मैं अब आपके धोखे के खेल का और हिस्सेदार नहीं बनना चाहती। दादी छोड़ो मुझे दादी। ले चलो इसे। देखा जाए तो आधुनिक समाज के परिवेश में हम सब एक दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। रश्मि बचपन से ही एक इच्छाधारी नागिन की दोहरी झूठी जिंदगी जी रही थी और जयपरी देवी अपने लालच को परिवार की तरक्की का नाम देकर दोहरे मापदंड अपना रही थी। सोमनाथ दिल में भले ही अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हो, लेकिन बेटी पर हो रहे अत्याचार के लिए माँ के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठा पाया और हमेशा माँ की गलतियों में उसका साथ देता रहा। अंधविश्वास का चश्मा पहने गांव वाले नागिन मैया के आशीर्वाद से अपनी जिंदगी संवारना चाहते थे, लेकिन कोई ये नहीं देख पाया कि एक बच्ची से उसका बचपन छिन रहा था। सभी दोहरी जिंदगी और दोहरे मापदंड का शिकार थे और इसमें अपने लालच के सिवाय और किसी के लिए कोई जगह नहीं होती है। अगर हम वाकई में अपने समाज को जुर्म मुक्त करना चाहते हैं तो इस दोहरी जिंदगी जीने वाली आदत को छोड़ना होगा और अंधविश्वास को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। इसी विश्वास के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.